नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आरंभ है प्रचंड में, मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राज्यों में राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से चुनावी तैयारियों में लगी हुई हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आपको दिन भर की राजनीतिक हलचल से रूबरू करवाने जा रहे हैं, तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। मुकाबला रोचक और दिलचस्प है। चेहरे भी चौंकाने वाले हैं। दावे और वादों के बावजूद बीजेपी और कांग्रेस ने महिलाओं को टिकट देने में खासी कंजूसी बरती है। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर सिर्फ फ्रेश चेहरों पर भरोसा है, तो कुछ ऐसी भी है जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार दोनों ही कांग्रेसी पृष्ठभूमि के हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव की जंग काफी दिलचस्प है। टिकटों की तस्वीर लगभग साफ है। 5 सीटों पर बीजेपी के मौजूदा सांसदों का कांग्रेस के मौजूदा विधायकों से मुकाबला है। पहली बार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की बात करें तो बीजेपी ने 11 सीटों पर तो कांग्रेस ने 18 सीटों पर नए चेहरे उतारे हैं। इनमें से 7 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी कांग्रेस के नए चेहरों के बीच मुकाबला होने वाला है। वहीं दमोह लोकसभा सीट पर कांग्रेस के ही 2 पूर्व विधायकों के बीच मुकाबला है। बीजेपी ने 6 महिलाओं को टिकट दी है तो कांग्रेस ने 1 महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। 25 लोकसभा सीटों में से एक भी सीट ऐसी नहीं है जहां महिलाओं के बीच सीधी टक्कर हो। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव 4 चरणों में है। चुनाव में फिलहाल कांग्रेस की ओर से जीतू पटवारी और उमंग सिंघार, तो बीजेपी की ओर से डॉक्टर मोहन यादव और वीडी शर्मा प्रचार पर निकल पड़े हैं। 3 महीने से भी कम समय मिला हमारी सरकार को, लेकिन कितना काम किया है। 100 से ज्यादा फैसले किए और फैसले करने के पहले सबसे बड़ा एक निर्णय किया है कि सरकार संवेदनशील होना चाहिए। सरकार में संवेदना नहीं है तो सरकार काहे की। इसी गुना के अंदर बस की दुर्घटना हुई थी, आप सबने भी देखा होगा। मेरा स्वागत सम्मान भी नहीं हुआ था यहाँ। हमने कहा स्वागत सम्मान बाद में, पहले जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे तो नीचे से लेके ऊपर तक को भी हटाने का निर्णय इस गुना की धरती पे करके एहसास कराया था। मैं सिर्फ कांग्रेस के नेताओं के परिवारों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता परिवार के नेताओं के परिवार के बेटों और बेटियों की बात कर रहा हूं। कमलनाथ जी के दरवाजे पे वो भी गए होंगे तो कभी खाली हाथ नहीं लौटे होंगे। हमेशा छिंदवाड़ा को लेकर उनकी जीविका, उनका समर्पण, उनका अपनत्व। हमारी 15 महीने की सरकार थी, हर महीने कैबिनेट होती थी और हर कैबिनेट में छिंदवाड़ा के लिए कुछ न कुछ होता था। ये था कमलनाथ। मध्य प्रदेश में सभी दल अंचलवार लोकसभा चुनाव का समीकरण बनाने में जुट चुके हैं। हर अंचल का विश्लेषण पार्टियां कर रही हैं। उसी के आधार पर अगली रणनीति तय करने में जुटी है। पिछले लोकसभा चुनावों में मध्य प्रदेश में सिर्फ एक अंचल को छोड़ दें तो बाकी सभी अंचलों में तस्वीर कांग्रेस की चिंता बढ़ाने वाली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हालत तो ऐसी ही है। इसलिए इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कोई चूक न करते हुए प्रदेश की महिला वोटरों को अभी से अपने पक्ष में करने की कोशिश में है। इसके लिए पार्टी ने आज महिलाओं के लिए नारी न्याय योजना का फॉर्म भरवाना भी शुरू कर दिया है। देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ ऐसा प्रदेश है जहां महिला वोटर पुरुषों से ज्यादा संख्या में हैं। प्रदेश की 11 लोकसभा सीटों में 9 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा है। इसलिए छत्तीसगढ़ में महिला वोटर जीत हार में अहम भूमिका निभाती रही हैं। 2023 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में महिलाओं के वोट ने ही बाजी पलट दी थी और इसकी वजह थी भाजपा के द्वारा शुरू की गई महतारी वंदन योजना की गारंटी। महिलाओं ने इस योजना को हाथों हाथ लिया और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। इस बार कांग्रेस इससे सबक लेकर अपने घोषणा पत्र की नारी न्याय योजना को जन जन तक पहुंचाने में जुट गई है। इसके लिए कांग्रेस ने लोकसभा वार फॉर्म भरवाना भी शुरू कर दिया है, जिसके तहत हर महिला को यह भरोसा दिया जा रहा है कि महिलाओं को 1 साल में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। रायपुर में इस योजना की शुरुआत रायपुर लोकसभा प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने की।
कांग्रेस पार्टी नारी बहन को न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा पीड़ित अगर कोई है तो महिला बहनें हैं, क्योंकि घर की आमदनी कम और खर्चा ज्यादा। नारी न्याय महालक्ष्मी योजना के माध्यम से नारी को न्याय दिलाना है। 8,333 रुपया प्रत्येक माह हर महिला को देने का फैसला कांग्रेस पार्टी ने लिया है। कांग्रेस की गारंटी मतलब पक्का वादा, मजबूत इरादा। इधर कांग्रेस जहां अपनी योजना को जन जन तक पहुंचाने कमर कस के सड़क पर उतर चुकी है, तो वहीं भाजपा को इस योजना में कांग्रेस की विश्वसनीयता का संकट दिखाई दे रहा है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस की बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। विश्वसनीयता की बात होती है, मतलब इन्होंने पिछले चुनाव में जब 500 रुपया प्रत्येक माता बहन को देने की बात कही थी और उसके बाद पलटकर उस विषय पर नहीं देखा था। जब इन्होंने कहा था कि सबको आवास का अधिकार देंगे, पलटकर उस विषय पर नहीं देखा था, मिलने वाले आवास को रोक दिया था, तो विश्वसनीयता खत्म हो जाती। फिर आप कितनी भी बड़ी बातें करें, आज राहुल गांधी जी कुछ भी बोल दें, दुनिया जानती है कि वो नहीं सत्ता में आने वाले और ना ही उनको देश स्वीकारने वाला है, तो वो कुछ भी बोले उससे फर्क नहीं होता। फिलहाल कांग्रेस इस बात को भली भांति समझती है कि महिला वोटर्स को अपने पक्ष में किए बिना छत्तीसगढ़ का गढ़ फतेह नहीं किया जा सकता। इसलिए इस बार नारी न्याय योजना का दांव खेला जा रहा है, पर ये दांव कितना सफल होगा? क्या मोदी की गारंटी पर कांग्रेस का न्याय भारी पड़ेगा? यही बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। मोहन तिवारी, टीवी 24 न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बढ़ रही अंतर्कलह पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के नारी न्याय का फॉर्म भराए जाने पर हमला बोला। विजय शर्मा ने कांग्रेस में बढ़ रही अंतर्कलह पर कहा कि कांग्रेस में पीसीसी चीफ दीपक बैज को प्रताड़ित करने की कोशिश हो रही है। एक वर्ग उन्हें लगातार टारगेट करने का प्रयास कर रहा है। चुनाव के समय भी लेन देन का मामला सामने आया था। ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, पर ऐसा प्रतीत होता है कि जानबूझकर दीपक बैज को टारगेट किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बस्तर में चुनाव को लेकर सुरक्षा की जानकारी दी है। विश्वसनीयता की बात होती है, मतलब इन्होंने पिछले चुनाव में जब 500 रुपया प्रत्येक माता बहन को देने की बात कही थी और उसके बाद पलटकर उस विषय पर नहीं देखा था। जब इन्होंने कहा था कि सबको आवास का अधिकार देंगे, पलटकर उस विषय पर नहीं देखा था, मिलने वाले आवास को रोक दिया था, तो विश्वसनीयता खत्म हो जाती। फिर आप कितनी भी बड़ी बातें करें, आज राहुल गांधी जी कुछ भी बोल दें, दुनिया जानती है कि वो नहीं सत्ता में आने वाले और ना ही उनको देश स्वीकारने वाला है, तो वो कुछ भी बोले उससे फर्क नहीं होता है। दीपक बैज जी के ऊपर कई बार इस तरह की बात आई है। अब सत्य क्या है वो तो वो लोग ही जानेंगे, परंतु मुझे ये लगता है कि टारगेट करके भी उनको प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। दीपक बैज जी को जानबूझकर सब लोग मिलकर टारगेट कर रहे हैं, मुझे ऐसा भी लगता है। अभी वो उनका अपना अंतरकला है, लेकिन जो दिखता है बार बार बीच में, पिछली बार कुछ करोड़ों रुपए की बात आई थी, उतना निकाल करके किसी का भुगतान कर दिया गया, पार्टी में पूछा नहीं गया, आदि आदि विषय भी था। अभी फिर से ये विषय आया है, तो ऐसा ही कुछ मुझे दिखता है। अब उनका अंतरकला है भैया, उनके पार्टी का मामला है, हम लोगों को ज्यादा बोलना गलत है। फिर भी जो दिखता है सामने, जो समझ में आती है बात, मुझे तो यही लगता है कि टारगेट भी किया जा रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, बसपा हो, सभी ने बस्तर में फॉर्म भरा हुआ है। स्क्रूटनी फाइनल हो जाता है, नाम डिक्लेरेशन हो जाता है, नाम वापसी का समय खत्म हो जाएगा, सबको समान रूप से सीआरपीएफ वगैरह की सुरक्षा दी जाएगी, सबको सुरक्षा दी जाएगी। सुरक्षा के मामले में किसी भी राजनीतिक पार्टी, किसी से भी कोई दुराभेद नहीं होगा, और जो व्यक्तिगत रूप से भी सुरक्षा मांग रहे हैं उनकी भी जांच करवाई जा रही है कि उनको सुरक्षा की कितनी आवश्यकता है। और जिसको भी आवश्यकता है, फिर से मैं कहूं, बिना किसी मतलब आपको ध्यान होगा, कर्मा परिवार को सर्वाधिक सुरक्षा है, जितना पूर्व मुख्यमंत्रियों को नहीं है उससे अधिक कर्मा परिवार को सुरक्षा है। तो इस सुरक्षा के मामले में कहीं कोई लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस पार्टी में घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस के नेता अपने ही पार्टी के बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इस बीच एक बार फिर से कांग्रेस नेता अरुण सिसोदिया ने लेटर बम फोड़ दिया है, जिसमें कई सारे आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले सिसोदिया ने सार्वजनिक तौर पर कोष में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद पीसीसी चीफ दीपक बैज ने नोटिस जारी कर 3 दिनों में जवाब मांगा था। कारण बताओ नोटिस पर अरुण सिसोदिया ने स्पष्टीकरण प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को पेश किया है। कारण बताओ नोटिस के जवाब में 13 बिंदुओं पर कई महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं और साथ ही आरोप लगाए गए हैं।
आरपीआई ने छत्तीसगढ़ में भाजपा को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा कर दी है। इस संबंध में आरपीआई अध्यक्ष अठावले ने छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव को पत्र लिखा है। पत्र में डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को अपनाकर एनडीए के साथ काम करने की बात कही गई है। अठावले ने पत्र में यह भी लिखा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत देश प्रगति करके आगे बढ़ रहा है। बिलासपुर कांग्रेस भवन के सामने आमरण अनशन पर बैठे जगदीश कौशिक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय केशरवानी अनशन स्थल पहुंचे और जगदीश कौशिक को जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त करवाया। विजय केशरवानी ने जगदीश कौशिक को उनकी मांगों को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से अवगत करवाने का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि बिलासपुर लोकसभा से देवेंद्र यादव को कांग्रेस का टिकट मिलने पर जगदीश कौशिक नाराज होकर अनशन पर बैठ गए थे और पार्टी से खुद को प्रत्याशी बनाए जाने की मांग कर रहे थे। अब कौशिक को नामांकन से पहले मांगों पर विचार करने का आश्वासन मिला है। कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर एआईसीसी मेंबर अरुण सिसोदिया का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बिलासपुर, राजनांदगांव और महासमुंद की सीट को लेकर प्रत्याशी तय किए गए हैं, उससे तो साफ जाहिर है कि स्थानीय कार्यकर्ताओं को इग्नोर किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने दुर्ग की सीट पर राजेंद्र साहू को टिकट दिए जाने को लेकर कहा कि ऐसा करके जो पार्टी ने भाजपा के प्रत्याशी विजय बघेल को वॉकओवर दे दिया है। देखिए, ये बहुत चिंता का विषय है कि राजेंद्र साहू जी को यहाँ पे टिकट दे दिया गया और उसके बाद यहाँ के प्रमुख और प्रभावशाली लोग जो अपने अपने क्षेत्र में प्रभाव रखते हैं, वो सारे तीन बड़े नेता, कोई महासमुंद, कोई राजनांदगांव और कोई बिलासपुर जाके चुनाव लड़ रहा है। तो राजेंद्र साहू की सीट को तो मैं ऐसा प्रतीत होता है कि वॉकओवर हमने भारतीय जनता पार्टी को दे दिया है। देखिए, ये बहुत चिंता का विषय है कि राजेंद्र साहू जी को यहाँ पे छत्तीसगढ़ के भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम ने भाजपा कार्यालय में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा पर हमला बोलते हुए कहा कि उनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। उन्होंने कहा कि झिरम के अपराधियों को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया। अपनी हार को देखकर कवासी लखमा घबरा गए हैं, इसलिए अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। अपनी निश्चित हार को देख के मुझको लगता है कि कवासी लखमा का दिमागी संतुलन गड़बड़ा गया है। और वैसे भी लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण के पूर्व कांग्रेस के सभी बड़े नेता चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं। सभी नेताओं ने बयान जारी करके अपने आला कमान से मांग की थी कि हमको टिकट न दी जाए। ये मेरा वक्तव्य नहीं है, कांग्रेस के ही वरिष्ठ लोगों का कहना है कि झीरम के जो वास्तविक अपराधी हैं उनको कांग्रेस टिकट देके कांग्रेस का अपमान कर रही है। मध्य प्रदेश में एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने सभी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के टिकट वितरण को लेकर राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा कि कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, कांग्रेस का कोई भी नेता चुनाव में उतरना नहीं चाहता। सबको मालूम है कि कांग्रेस के टिकट पर जो चुनाव लड़ेगा वो हारेगा। कांग्रेस की हार सुनिश्चित दिख रही है। उतरना नहीं चाह रहे, कांग्रेस को प्रत्याशी मिल नहीं रहे हैं। सबको मालूम है कांग्रेस के टिकट पे जो भी चुनाव लड़ने वाले हैं उनकी हार सुनिश्चित है, इसलिए कांग्रेस के टिकट पे कोई चुनाव लड़ने नहीं वाले। जहां तहां से जोड़ बितोड़ के वो ला रहे हैं, वो हारे हुए जो पहले ही जनता जिनको नकार चुकी है, ऐसे प्रत्याशी को चुन के आए हैं
और बाकी की सीटों पे उनको मिल नहीं रहे हैं। तो कांग्रेस की जो सुनिश्चित हार है वो प्रदर्शित ये हो रहा है कि उन पर प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की अद्भुत सुनामी पूरे देश के अंदर चल रही है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए 400 से अधिक सीटें जीतने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी 370। भोपाल में पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने एक बयान में कहा है कि बीजेपी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है, कांग्रेस में कोई नहीं बचा, इसलिए कांग्रेस साफ हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सतत आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए सतत तैयार इसलिए रहती है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश मल्टी डायमेंशनली आगे बढ़ रहा है और जब हमेशा तैयार और तत्पर पार्टी है तो काम का नियोजन करना, संगठन और सरकार को मिलकर चुनाव की सारी रचना को आगे बढ़ाना, ये भारतीय जनता पार्टी की पद्धति रही है। भोपाल में सीएम हाउस में आज बैठक हुई। इस बैठक में शामिल होने ललिता यादव भी पहुंची थी। इस दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को एडजस्ट होना पड़ेगा। जो कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं वो एडजस्ट होंगे और अगर नहीं होंगे तो उन्हें एडजस्ट होना पड़ेगा। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के पास न नेता बचे हैं न नीति। भारतीय जनता पार्टी के आज विधायक की बैठक है और संगठन की भी बैठक है। बैठकों का सिलसिला भारतीय जनता पार्टी का हमेशा जारी रहता है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बैठक है, इसलिए अहम बैठक में हम शामिल होने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा परिवार है और जो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहे उनका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से सब लोग अवगत हैं और उनने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। वो पूर्व विधायक भी हैं, बड़े नेता कांग्रेस के रहे हैं और कांग्रेस की कार्यशैली से वे उन्हें पसंद नहीं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। सीएम हाउस में विधायकों और मंत्रियों की बैठक में शामिल होने चित्रकूट विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार ओला बाइक से पहुंचे। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि गनमैन नहीं था और देरी हो रही थी, मीटिंग में जल्दी पहुंचना था। मैं जब विधायक नहीं था तब भी तो अकेले ही घूमता था, मुझे किसी बात का भय नहीं है। मोटरसाइकिल भी चलता हूँ, कार से भी चलता हूँ, चार पहिया दो पहिया। सर आपने कहा गनमैन नहीं था तो आप खुद इससे आगे बाइक ओला बाइक से आगे गनमैन नहीं था? नहीं है, वो कहीं दूसरे काम से चला गया है तो इसीलिए आप। हाँ, तो जो मिला उससे चला है। देर हो रही थी, मैं गाड़ी को प्रतीक्षा करता, फिर उसकी प्रतीक्षा। बिना सुरक्षा के आप आए हैं? अरे तो कोई हमको मार थोड़ी नहीं डाल रहा है। जब हम विधायक नहीं रहते तब भी तो ऐसे रहते हैं। हम तो उस डकैती क्षेत्र से आते, चित्रकूट से। चित्रकूट से तो आते, लेकिन अगर आपके लिए कोई प्रॉब्लम हो गई तो आपका जो गनमैन है उसके लिए तो वहाँ रहता है ना, वो वहाँ रहता है। मैंने ही उसको भेजा यहाँ, दूसरे काम से भेज दिया था। तुम्हें काम करके लाओ, मैं चलते हैं। देर हो रही थी इसलिए जल्दी चला है और मुझे डर भय नहीं रहता। डर भय उसको रहता है जिसके अंदर कुछ कमजोरी रहती है। कोई कमजोरी, डकैतों के बीच में काम किया पूरा जीवन। मध्य प्रदेश में एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के विकेट लगातार गिरते जा रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश की सियासत में बयानबाजी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी कड़ी में पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पके बेरों की तरह टपक टपक कर कांग्रेसी भाजपा में शामिल हो रहे हैं। और जिस तरह से कांग्रेस के लोग शामिल हो रहे हैं, मुझे लगता है कि जैसे बेरी होती नहीं, पकी हुई बेरी, और हिलाते हैं तो बेर टपकते हैं, ऐसे टपक टपक के आ रहा है सर। ये बरकरार रहेंगे। देखिए अच्छे दिन यही कहलाते हैं और भारतीय जनता पार्टी अच्छे काम, अच्छी योजनाएं, लोगों का विश्वास
और सबसे बड़ी बात भयग्रस्त लोगों का भय दूर करना, ये सबसे बड़ा कारण है। भारतीय जनता पार्टी 400 से भी ज्यादा सीटें प्राप्त करके। पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। कमलनाथ ने कहा कि 20 साल से भाजपा की सरकार ने कोई काम नहीं किया। सच्चाई का साथ देने की बात कहते हुए कांग्रेस को वोट देने की बात कही। कमलनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि आपका प्यार और विश्वास मुझे आखिरी दम तक मिलता रहे, ऐसी मेरी उम्मीद है। भाजपा लंबी चौड़ी बातें करेगी, पर आपने देख लिया कोई भी सरकार रहे, काम तो हम ही करते हैं, काम तो मैं ही करवाता। तो कोई काम नहीं रोकने वाला। ये कहेंगे हमारी सरकार है, राज्य में केंद्र में हो पड़े, पहले भी तो थी, 20 साल से तो है राज्य में, कुछ काम रुका? हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये इतनी सड़कें, जब मैंने 6000 किलोमीटर सड़कें बनाई, ग्रामीण सड़कें। देश की आधी आबादी जो कभी घर की दहलीज भी नहीं लांघ पाती थी, बदलते दौर में वही आधी आबादी निर्णय कर रही है अपने नेतृत्व का, यानी सरकार बनाने में अहम भूमिका आज देश की महिलाएं ही निभा रही हैं, क्योंकि महिलाओं ने यहां पुरुषों को पीछे छोड़ते हुए वोटिंग करने में भी बाजी मारी है। जी हां, उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं, जहां महिला मतदाता ही निर्णायक मानी जाती हैं, क्योंकि महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत हर बार पुरुषों के मुकाबले ज्यादा रहा है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भले ही हर जगह महिलाएं कम दिखती हों, लेकिन नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय सीट पर सांसद चुनने में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की रुचि अधिक रहती है। पिछले चुनाव का रिकॉर्ड देखें तो महिलाओं की मतदान में भागीदारी अधिक थी। नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय सीट पर सांसद चुनने में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की ज्यादा रुचि है। पिछले चुनाव में संसदीय क्षेत्र की 14 विधानसभा सीटों में से 10 सीटों पर आधी आबादी ने रिकॉर्ड तोड़ मतदान कर पुरुषों को पीछे छोड़ दिया था। ऐसे में आधी आबादी को जिस प्रत्याशी ने साध लिया, उसकी जीत तय है। जिसके लिए भाजपा की अगर बात करें तो पहले से ही अपनी तैयारी उसने कर ली है। महिला मतदाताओं तक पहुंचने के लिए भाजपा ने कई कार्यक्रमों के माध्यम से टीमों को बूथ स्तर तक सक्रिय कर दिया है। भारत की जो आधी आबादी है, ये आबादी को उन्होंने नारी बंधन कार्यक्रम के लिए तहत कहा कि जितनी योजनाएं बनाई, अधिकांश योजनाओं पर हमारी बहनों को, मातृशक्ति को ज्यादा से ज्यादा लाभ देने की कोशिश करी, और उसी का परिणाम स्वरूप था कि आज लगभग आधी आबादी से मैं सबसे अधिक मतदान अगर कोई कर रही है तो वो हमारी मातृशक्ति कर रही है। और उसी का प्रयोग उत्तराखंड प्रदेश के अपने प्रदेश अध्यक्ष, अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उसको कार्यक्रम बनाया। अभी हमने ईजा बैणी कार्यक्रम किए, आपने देखा होगा, अपने नारी सम्मान के कार्यक्रम किए, नारी बंधन कार्यक्रम किए। 2 जिलों वाले इस संसदीय क्षेत्र में नैनीताल जिले के 5 विधानसभा क्षेत्र नैनीताल, भीमताल, हल्द्वानी, कालाढूंगी व लालकुआं और उधम सिंह नगर के 9 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। इन 14 विधानसभा क्षेत्रों में इस बार करीब 20,12,265 मतदाता हैं। इनमें लगभग 9,67,183 महिला मतदाता हैं। साल 2019 में करीब 18,28,433 मतदाता थे। वहीं कांग्रेस भी महिला मतदाताओं तक पहुंचने के लिए अपनी ताकत झोंकने में लगी है, जिसके लिए कांग्रेस ने घरेलू मुद्दों को उठाते हुए महिलाओं के मन को टटोलना शुरू कर दिया है। देखिए, कांग्रेस के मैं समझता हूं कि बूथ लेवल पर मंडलम तक जो है पूरे कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दे दी गई है, और तमाम जो हमारे साथी हैं वो बूथ स्तर पर तमाम साथियों से बातचीत कर रहे हैं। और उससे ऊपर जो ब्लॉक में है, ब्लॉक अध्यक्ष वगैरह को भी जिम्मेदारी दे रखी है। ब्लॉक अध्यक्ष भी जो है तमाम कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इस बार जो लोगों में जो रुझान लोगों का लग रहा है, लोग खुद सवाल ये पूछ रहे हैं कि भाई 14 से 19 तक क्या हुआ है, इसके बारे में बताएं। जो बात कांग्रेस लगातार कह रही थी, मैं समझता हूं आज आम आदमी भी उस बात को कहने जा रहा है कि आपने कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, क्या महंगाई कम हुई? आप बहरहाल जमीनी मुद्दों के साथ ही घरेलू मुद्दे जैसे महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा जैसे सवाल इस बार चुनावों में जमकर मंचों से उछलने वाले हैं, क्योंकि निर्णायक भूमिका निभाने वाली महिला मतदाता इस बार किस ओर अपना रुझान देगी, ये महत्वपूर्ण होगा। भले ही राजनीतिक दल अपने अपने हथकंडों से आधी आबादी को रिझाने की कोशिशों में लगे हों, लेकिन महिलाएं जब निर्णायक हों तो रिझाना भी काफी टेढ़ी खीर हो सकता है। योगेश शैली, टीवी 24 न्यूज, देहरादून। और इसी के साथ आरंभ है प्रचंड में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।